हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बेदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 17 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डैश में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1600 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंसी। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंसी। भारत के वर्तमान प्रांत जिन्हें पूर्व काल में ब्रिटिश भारत की प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जाना जाता था, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक प्रभाग थे। इनका अस्तित्व 1612 से 1947 ईस्वी के मध्य रहा, जिसमें बंगाल, बिहार तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसियों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहां की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत में। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई। सन 1611 में कैप्टन मिडलटन ने पुर्तगालियों के जहाजों के बेड़े को परास्त किया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मराठा से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मराठों का उदय एवं विकास। तो चलिए उसका पहला क्वेश्चन होगा और टोटल क्वेश्चन नंबर 735। इससे पहले भी हम जो पार्ट 16 तक वीडियो अपलोड कर रखे हैं उन्हें भी वीडियो को सभी को आप देख लेना, क्योंकि अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और 70 से 80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो आप उन वीडियो को भी देखिए और कम से कम एक वीडियो को 2 बार देखिए। तो चलिए, 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संभाजी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल और 1680 को हो गई। शिवाजी ने चूंकि अपनी मृत्यु के पूर्व अपने किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, अतः उनकी मृत्यु के बाद नवोदित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी की 2 मुख्य पत्नियां थीं, सोयराबाई और साईबाई निम्बलाकर। शिवाजी का साईबाई निम्बलाकर से उत्पन्न पुत्र संभाजी था, जबकि सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र राजाराम था। सोयराबाई ने शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद राजाराम को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु संभाजी के बड़ा होने की वजह से शिवाजी का वास्तविक उत्तराधिकारी वही था। फलतः दोनों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः संभाजी विजयी रहे और 20 जुलाई 1680 को सिंहासनारूढ़ हुए। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरिल्ला। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु संरक्षक दादाजी कोंडदेव के अस्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। इन्होंने 1660 ईस्वी के दशक में एक नई युद्ध शैली को जन्म दिया, जिसे गुरिल्ला रणनीति या छापामार नीति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवनेरी दुर्ग में हुआ था इनका जन्म।
डैश ने न तो नागरिक डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की। तो इसका क्या है सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी ने की थी। शिवाजी ने शासन संबंधी कार्यों में परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद का निर्माण किया था, जिसमें 8 मंत्री थे। पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस, चिटनीस, सुमंत, सर ए नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिव राय भाऊ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराम पंडित जी ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो यह किया था मराठों ने। सालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मई 1782। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी तथा इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चला आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी। तो इसका सही जवाब है 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, यह 14 जनवरी और 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई। इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, यह पानीपत का दूसरा युद्ध है, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1802। बसीन की संधि पर पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती क्षेत्र का राजस्व 26 लाख कंपनी को दे दिए। इसके साथ ही सभी यूरोपीय लोगों को सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेजों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्त पेशवा द्वारा मान ली गई। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतक। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, 18 जून 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। धातव्य है कि बादल रानीबाई लक्ष्मी के घोड़े का नाम था। बादल किसका था? ये रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर या बंगाल, पंजाब व अवध से। तो पहला क्वेश्चन है उसका, आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में है। ये बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। यह मुहर्रम और ईद जैसे मुस्लिम अनुष्ठानों के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी ने अवध प्रांत की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। 23 जून
1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर निर्णायक जीत हासिल की। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था, जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। भारतीय इतिहास में 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहां हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। 20 जून 1756 की बात है। 20 जून 1756 ईस्वी में काल कोठरी की घटना पश्चिम बंगाल के कोलकाता की घटना है। ऐसी मान्यता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियां, जिनमें स्त्रियां, बच्चे भी शामिल तो को एक 18 फुट लंबे और 14 फुट और 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। जब 23 जून को प्रातः इस कोठरी को खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए। जीवित रहने वालों में हालवेल थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल घटना के नाम से प्रसिद्ध है। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 के तहत 3 युद्ध लड़े गए। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया। उसने चेनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्धों में सिखों को परास्त कर पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो ये हारे थे 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था, तो यह हुआ था बंगाल के नवाब के बीच। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला ने। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1757 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मीर उस्मान अली खान। निजाम हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासकों की पदवी को कहा जाता था। निजाम 1719 ईस्वी से हैदराबाद रियासत के शासक थे। आसफजाई राजवंश से संबंधित थे। इस राजवंश की स्थापना मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी, जो 1713 ईस्वी से 1721 के मध्य मुगल साम्राज्य के दक्कन क्षेत्र का सूबेदार था। इस रियासत के 7वें और अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। 1911 से 1948 तक थे, जिन्होंने उस समय समर्पण किया जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। वर्ष 1798, इस डिटेल को आप अच्छे से सुनिएगा, यहां से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। वर्ष 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। 1801 में वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्य स्वयं अपनी रक्षा करने, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने, विदेशियों को नियुक्त करने और यहां तक कि अपने पड़ोसी के साथ विवादों का समाधान करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। सहायक संधि का इस्तेमाल वेलेजली ने किया, परंतु इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली के तहत।
साइक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1765 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब के पराजित हो जाने पर कंपनी ने इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कंपनी ने यह क्षेत्र सम्राट को देकर इसके बदले में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। दीवानी प्राप्त का अर्थ यह था कि कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बदले कंपनी बादशाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया करती थी। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1765 में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो सही जवाब है 1764 में लड़ा गया था। ये बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी हुई। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम से। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। टीपू ने 1782 से 1799 ईस्वी तक मैसूर पर शासन किया। इसने 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया तथा सिक्का ढलाई की नई तकनीकी व नापतोल के आधुनिक पैमाने अपनाए तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य था। अगला क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सूजा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह सूजा ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार शाह सूजा को सिख सेना ब्रिटिश आर्थिक सहायता से काबुल की गद्दी पर पुनः बैठाने की बात तय हुई। जॉन कीन के नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया। 1840 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान ने आत्मसमर्पण पर शाह सूजा को काबुल का शासक घोषित कर दिया। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान की। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-99 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लासी के युद्ध ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। भारत में अंग्रेजों के लिए ऐतिहासिक युद्ध साबित हुआ क्योंकि इस युद्ध में जीत से बंगाल में अंग्रेजों ने राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब फोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1781 में।
जनरल आयरकूट के नेतृत्व में जुलाई 1781 में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया और यह युद्ध कोलेरुन नदी के तट पर हुआ था। कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के जीत के बाद घटी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार। 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। बंगाल के नवाब के पास केवल निजामत का अधिकार रह गया। 1764 के बक्सर के युद्ध के नवाब से निजामत का अधिकार भी छीन लिया गया। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 युद्ध लड़े थे। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769, द्वितीय 1780 से 84, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 90 से 94 और चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। इसका जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की ओर से, और इधर सिराजुद्दौला ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो एवं मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला। वांडीवास का युद्ध 1760 में आयरकूट और इसके बाद में हैदर अली और ये कौन? प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल पर। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए तथा बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इस प्रकार बंगाल तथा भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 23 जून। और नहीं, ये सही नहीं होगा। इसका 23 जून 1757 में हुआ। 1857 में कहा? 1857 में तो ये तो बहुत आगे की कहानी होती। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये हुई थी भागीरथी नदी के तट पर। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहां कर दी? तो ये कर दी थी मुर्शिदाबाद में। औरंगजेब के पोते अजीमुस्सान से मतभेद होने के कारण मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मराठा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों के मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हस्ताक्षर किए और ये दोनों अपने उभयनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हो गए। डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद।
भारत में स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य हैदराबाद था। स्वतंत्रता के पश्चात ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी के तहत 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया। तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य अंग्रेजों एवं मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कॉर्नवालिस कर रहा था। अंग्रेज टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत में अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे, जो उनके साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ी बाधा थी। टीपू सुल्तान अन्य भारतीय राजाओं की तरह अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, बल्कि वह अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए तैयार था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे अंग्रेजों के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया था। फ्रांसीसियों के साथ सांठगांठ कर आरोप लगाकर कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के पूर्व ही कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था, अतः टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार टीपू को आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक रखे गए। टीपू के आधे राज्य को निजाम, मराठा तथा अंग्रेजों ने बांट लिया। डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का भी निवास भी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर। अंबा विलास महल मैसूर भारत में स्थित सबसे बड़े महलों में से एक है। यह कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का निवास स्थान था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा या बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर राज्य के ध्वस्त होने पर वाडियार वंश तिरुमल द्वारा स्थापित किया गया था। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह इस्लामी एवं मुगलिया वास्तुकला से संबंधित है। आगे है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।